नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में 32 जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 27 वर्षों से दिल्ली में अन्य दलों की सरकारें रही हैं, इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे राजनीति में अपनी स्वार्थपूर्ति करने में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा ही वह पार्टी है जो हमेशा अपने वादों को पूरा करती है। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी दिल्ली में इस बार। तो बागेश्वर में हंस फाउंडेशन व वन विभाग के तत्वाधान में वन शमन और रोकथाम परियोजना के तहत वनाग्नि की प्रभावी रोकथाम के लिए चयनित वॉलंटियर फायर फाइटर्स को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं पर कार्यक्रम में फायर फाइटर्स को वनाग्नि सुरक्षा उपकरण किट भी वितरित किए गए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य भर में कुछ भी सालों से वनाग्नि चुनौती के रूप में उभरी है, इसके लिए जन जागरूकता के साथ जन सहभागिता का होना भी बेहद आवश्यक है। हंस फाउंडेशन की सहयोग से हमारे गरुड़ और बागेश्वर ब्लॉक के फायर फाइटर्स, जिनको हमने पिछले 2.5 महीने से ट्रेनिंग दिया हुआ है, इनको यहाँ बुला के कुछ अग्निशमन से संबंधित सामग्री की उपकरण लाने जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से, और ये कार्यक्रम आगामी जून तक चलते रहेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और हंस फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, वॉलंटियर्स कुछ नामित किए गए हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ पूरे डिटेल में उनकी एक ट्रेनिंग जो है किस तरीके से वनाग्नि के संबंध में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है, फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से कैसे की जानी है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वहीं बागेश्वर जनपद के कपकोट में दूरस्थ क्षेत्र पोतिंग में काश्तकार दीपक गाड़िया इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक ने पहाड़ के इस दूरस्थ क्षेत्र में खेतों में मेहनत कर कमाल कर दिखाया। आपको बता दें कि दीपक गाड़िया ने अपने जमीन के साथ साथ गांव में जो लोग इधर उधर पलायन कर चुके थे, उनके खेतों को भी लीच में लिखकर ऑर्गेनिक खेती कर काम कर रहे हैं। जहाँ दीपक सब्जियां, मशरूम और फूलों की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। 2000 से 3000 शिमला मिर्च के पौधे में लगाऊंगा। तो इस समय पर कुल मिलाकर के 15 नाली के आसपास मेरी सब्जियों की खेती का काम चल रहा है, जिसमें फूलों की खेती का भी काम है। तो इसमें मार्केट अच्छी रहती है। आपने अच्छे तरीके से इसका उत्पादन किया है, बीमारी ना लगे और सब चीज बढ़िया रहे, तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और साल भर में तकरीबन अगर 15 नाली के आसपास में अगर हम खेती करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, तो शुद्ध आपका 5 लाख रुपए का मुनाफा आराम से हो जाता है। इसके साथ साथ मेरा जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनसे यही निवेदन रहेगा कि हमारे पहाड़ में इस समय पर हमारी खेती, आप सभी देख रहे हैं कि खेती बंजर हो रही है, वो तो बंजर खेती को आबाद करें और आबाद करने के बाद आप इस तरीके का जो व्यावसायिक खेती है, व्यावसायिक खेती में आगे बढ़े। व्यावसायिक खेती करने से आपका रोजगार भी बढ़ेगा और आपको एक जो कहते हैं कि शुद्ध भोजन अपने घर में खाने के लिए भी एक शुद्ध मिलेगा, जिसमें आप जैविक खादों का उपयोग करते हैं। तो जैविक खाद का उपयोग करने से जो फर्टिलाइजर वगैरह हम फर्टिलाइजर वगैरह अगर हम अपने प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे तो हमको बीमारियों से भी बचाव होता है। टेरी में विधायक शक्तिलाल शाह एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अथक प्रयासों ने घनसाली में विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव गंगी में विद्युत विभाग ने विद्युत ग्रिड लाइन जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विद्युत ग्रिड से जोड़ने हेतु लगभग
12 किलोमीटर की लाइन का निर्माण एवं ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही लाइन निर्माण के पश्चात उपभोक्ताओं से संयोजन के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और विद्युत संयोजन देने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक विद्युत व्यवस्था नहीं थी और उनके लिए सोलर पैनल आदि से ही विद्युत की व्यवस्था की जाती थी। अभी माननीय विधायक जी के प्रयासों से और राज्य सरकार के प्रयासों से यहाँ पर बिजली की जो है सप्लाई का अनुमोदन हो गया है और यहाँ पर ऑलरेडी बिजली की जो लाइन है वो लगने का काम भी प्रारंभ हो गया है, जिससे कि गंगी गांव के लोगों को भी पहली बार बिजली सप्लाई और आदि की भी सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। हरिद्वार में वर्तमान व पूर्व विधायक विवाद के चलते प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस अब सख्त दिखाई दे रही है। इस दौरान पुलिस ने जनपद में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं पीएससी व पैरामिलिट्री फोर्स भी फ्लैग मार्च में शामिल रही। इसके अलावा शहर में उपद्रव फैलाने वालों को पुलिस ने सख्त संदेश दिया और कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अगली खबर अब देहरादून से है, जहां युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस दौरान अगर हम देखें तो कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी के कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सभी प्रयास किए हैं। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग तथा आईटीबीपी ने प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया है, जिसमें कि आईटीबीपी युवाओं को राफ्टिंग एवं माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण करेगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर के गोदाम से खबर चुराने के बाद पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का पुतला फूंकेंगे। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा की है और मुकदमे वापस नहीं होने पर आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर खबर चलाने पर पत्रकारों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह बेहद निंदनीय है और निकाय चुनाव में सत्ता पक्ष ने सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया है। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो मीडिया भाइयों के थ्रू ही दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि अभी प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, हमें प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो गोलमोल बातें कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जनता के हित में जो होगा हम उसको जनता के हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे, मीटर हम भी नहीं लगने देंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर 5 फरवरी को सचिवालय में एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित कई विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में भूदेव ऐप डाउनलोड कर ले। यह ऐप प्रदेश में आने वाले विनाशकारी भूकंपों की पहले ही चेतावनी देता है। लगातार कई भूकंप आए हैं उत्तरकाशी में, इसके अलावा राज्य में भी कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हम इसमें विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं
मेरी ओर से बात चल रही है उनसे कि इसमें इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से इससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। बस सुझाव आने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे आपके साथ, आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है, और हम जो उस न्यूनतम समय में जितना अपनी तैयारी कर पाएंगे, जितना बचाव कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि भूदेव ऐप को डाउनलोड करें। लगातार और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डाटा चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान कर अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है। और चूंकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। और उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता में पुलिस की गोली से स्मैक तस्कर घायल हो गया, तो वहीं घायल तस्कर के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और 260 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात नानकमत्ता पुलिस ने मुठभेड़ में एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में आरोपी बरेली व उधम सिंह नगर के अनेक स्मैक डीलरों की जानकारी दे चुका है। थानाध्यक्ष द्वारा रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा, अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष द्वारा रूटीन। हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी कर्मेंद्र ज्वालापुर मंडी पहुंचे और कृषि उत्पादन मंडी समिति का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए नियमित सफाई व्यवस्था की जाने और सफाई ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सचिव समिति को परिसर में पड़े कबाड़ को नीलाम करने के निर्देश भी दिए गए। दुकान आवंटन को लेकर भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पौड़ी में बुरांस और फ्यूली के फूल समय से पहले ही खिल चुके हैं। इन फूलों को समय से पहले खिलता देख जहां लोगों के चेहरे भी खिल उठे, तो वहीं समय से पहले बुरांस और फ्यूली के फूलों का खिलाना वनस्पति वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ा रहा है। वनस्पति वैज्ञानिक इसे मौसम परिवर्तन का एक कारण मान रहे हैं और अपनी चिंता मौसम परिवर्तन पर जाहिर कर रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और स्पेशली अगर आप हिमालय के कंटेक्स्ट में बात करो तो हिमालय में क्लाइमेट चेंज ज्यादा होता है और क्लाइमेट चेंज की जो फर्क है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं, वो हिमालयन रीजन में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने देखा होगा कि जो बुरांस है वो आपको 1.5 से 2 महीने पहले खिलने लगे। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, बहुत सारे प्लांट्स में पड़ता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, इससे बहुत क्योंकि ये इसका हर किसी प्लांट का एक लाइफ साइकिल होती है और उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मॉइस्चर, ये सब चाहिए होता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर या
आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रहता नहीं है सॉइल में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। या बहुत सारे ऐसे प्लांट है कि उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो सकती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे उगते थे पहले, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो जीरोफिटिक होती है, जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। वहीं नैनीताल के अयरापाटा क्षेत्र में एक भवन के पास रखे कूड़े में अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिसके बाद आग फैलकर पास के गोदाम में रखी लकड़ियों में भी लग गई। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि हवा के चलते लकड़ी के गोदाम में आग लग गई थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। ये मैं करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरी आँख खुली मेरी, तो मैं यहाँ को तो 4-5 लड़कों की आवाज़ आई ऊपर बोलने की मेरे को। अब नशेड़ी होते हैं, मैं तो बाहर को निकला नहीं, मैं बिल्कुल भी। मैंने कहा सारे लड़ाई झगड़ा करते हैं ये। उसके बाद में हम सो गए फिर आराम से। उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद में आवाज़ आई, भर की आवाज़ आई, तो हम बाहर निकले तो देखा तो पूरी ऊपर से आग लग रही है, ऊपर छत से फिर हमारे घर को आने लगी नीचे को। इतना ही देखा हमने, फिर उतने में फायर ब्रिगेड आ गई थी। फिर ये है सरस्वती वालों की है, वो दिल्ली में रहते हैं, वो सरस्वती वालों के भाई हैं वो। इसमें उन्हीं का सामान रखा था, गोदाम है उन्हीं का, मतलब लकड़ियाँ हकड़ियाँ बरोदा सब वही उन्हीं का सामान है, कंस्ट्रक्शन का सामान है उनका सारा। ये अय्यारपाटा जंगल में एक खाली पड़े हुए घर में आग लग गई थी। शायद ये नशा करने वालों की तरफ से आग लगाई गई थी। इसमें फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पहुँच गई थी, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी का रास्ता नहीं था। हमने कंट्रोल कर लिया था और जल संस्थान को पानी खोलने के लिए बोला, तो काफ़ी देर बाद पानी खुला, लेकिन आग को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है। कोई जान और माल का अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता आर्टिस्टिक ग्रुप वुमेन वर्ग में उत्तराखंड को गोल्ड मिलने की उम्मीद की जा रही है। आर्टिस्टिक ग्रुप वुमेन वर्ग ने शानदार प्रदर्शन किया है। 5 दिनों तक चली योगासन प्रतियोगिता में 22 गोल्ड मेडल बांटे जाने हैं, जहां पर देर शाम खेल मंत्री रेखा आर्या ने समापन कार्यक्रम में शिरकत की। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें कि ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल है। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें कि 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। आर्टिस्टिक योगा में तो हमारे बच्चों का ऑलरेडी मेडल पड़ा हुआ है, 2 बच्चों का, और कल हम लोग ग्रुप योगा में भी प्रथम स्थान पर रहे। लेकिन जो हमारी प्रतिद्वंदी टीम है, हरियाणा की टीम की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, अभी रिजल्ट अवेटेड है। अगर प्रोटेस्ट कैंसिल होता है तो निश्चय ही हम पहले मैदान पर ग्रुप आर्टिस्टिक योगा में भी रहेंगे। आर्टिस्टिक योगा में तो हमारे अल्मोड़ा पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में थाना सल्ट क्षेत्र में करीब 10 किलो गांजा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 2.48 लाख आंकी गई है। बताया जा रहा है कि तस्कर चेकिंग के दौरान मरचूला के पास डडोली बेंड से पकड़ा है। तस्कर पिट्टू बैग में कपड़ों के बीच गांजा छिपाकर ले जा रहा था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मथुरा निवासी इमरान के कहने पर वह गांजा शंकरपुर से ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मरचूला से डंडोली बैंड की तरफ चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चेक किया गया, जिसके पिट्टू बैग से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सोम सिंह है, जो कि मथुरा का रहने वाला है। उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मरचूला से चंपावत में एसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर बुड़ुम क्षेत्र में थाना अध्यक्ष रीटा साहब के चेकिंग अभियान के दौरान चौकी प्रभारी ने सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलती क्षेत्र से भागा है। उक्त सूचना पर अभियुक्त कुलदीप जोशी को 112 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर दिया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एक्ट पंजीकृत। अब पुलिस जांच कर रही है। तो उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि 4 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा।
3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।